जय हिंद एवरीवन। तो मैं रवि भाटी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूबी कोचिंग क्लासेस पे। तो जैसा कि अपने पिछली क्लास में बात कर चुके थे हिस्ट्री के बारे में और हिस्ट्री के जो प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अपने या तो महाजनपद काल से प्रारंभ करेंगे या फिर अपने भारतीय राज व्यवस्था यानी कि संविधान के बारे में बात करेंगे, यानी कि पॉलिटी वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो आज अपने पॉलिटी वाला सेशन ही स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर भारतीय संविधान और राज व्यवस्था आज का सेशन रहने वाला है। ठीक है, तो आज का सेशन अपना क्या रहेगा, भारतीय संविधान और राज व्यवस्था, इसके बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान तथा राज व्यवस्था। जितना ये कह रहे हैं ना अपने हवा आसान है पॉलिटिकल, 8 फैकल्टी के अंदर सबसे हार्ड पोर्शन ही यही रहता है पॉलिटिकल वाला। बाकी जो होता है फैक्ट होते हैं डायरेक्टली उन्हें कर लेते हैं, इसमें रट्टा मारे तो भी क्या मारे, समझ नहीं है कहानी, फुल तरीके से समझना ही पड़ता है इसको गहन तरीके से। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझना, माइंड को एक जगह फोकस करें, पूरा कॉन्सेंट्रेट एक जगह होना चाहिए, फुल डिसिप्लिन डेडिकेशन और डिटर्मिनेंट होके किसी चीज़ को करेंगे ना तभी अपना सफलता की ओर अपने बढ़ेंगे। ठीक है, सफलता का एक कदम और कम होगा, अपने जो सीढ़ियाँ हैं एक कदम ज़्यादा ही आगे अपने। तो आज अपने कौन सा भारतीय राज व्यवस्था और संविधान के बारे में बात करेंगे। तो उस भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे कि इसका प्रारंभ कैसे हुआ। आज की क्लास में अपने ऐसे नहीं आगे वाला करेंगे, भारतीय संविधान का जो निर्माण है उसकी कार्रवाई प्रारंभ कैसे हुई उसके बारे में बात करेंगे। जिसकी कार्रवाई प्रारंभ हुई उससे पहले पहले की जो जो बातें हैं, कौन कौन से एक्ट से, किन्होंने कहाँ तक कैसे गठन किया, कौन सी बैठक हुई, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे भारतीय संविधान के विकास का इतिहास। ठीक है, कौन सा, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के विकास का इतिहास, भारतीय संविधान के विकास, विकास का इतिहास नाम से पता चल रहा है, विकास का इतिहास। विकास की सीढ़ियों के बारे में बात करेंगे, न कि इसकी कार्रवाई जो प्रारंभ हुई थी कि इसकी कैसे कैसे संविधान निर्माण हुआ, वैसे नहीं, इसके विकास कैसे हुआ इसका, उसके इतिहास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आपको वैसे पता है कि विकास के इतिहास में मान लो किसी भी देश का जो कानूनी दस्तावेज, किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज और राजनीतिक व्यवस्था उसका एक बुनियादी ढांचा होती है, जिसे अपने संविधान के नाम से कह सकते हैं। किस तरह संविधान को अपने किस किन नामों से कैसे कह सकते हैं, मतलब किसी भी देश का, किसी भी देश का, किसी भी देश का, किसी भी देश की कानूनी व्यवस्था, कानूनी दस्तावेज, किसी भी देश की कानूनी दस्तावेज तथा तथा उसकी राजनीतिक व्यवस्था की बुनियादी ढांचा, कानूनी दस्तावेज और राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा, का बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचा। मैं आपको बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी के नवीनतम पाठ्यक्रम जो क्या है पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। ठीक है, तो उसी के अनुसार ही मैं आपको शॉर्ट परिभाषाएं बता रहा हूँ, आसान सरल तरीके से। उसका बुनियादी ढांचा उसी को अपने संविधान के नाम से कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके संविधान को इतिहास के बारे में जानने के लिए सबसे पहले संविधान के बारे में बात की। अब बात करते हैं अभी संविधान कितने प्रकार का होता है। संविधान 2 प्रकार का होता है, कौन कौन से, एक तो लिखित और दूसरा अलिखित। संविधान जो होता है 2 प्रकार से, पहला लिखित संविधान, लिखित संविधान, और दूसरा अलिखित। लिखित संविधान और अलिखित संविधान, संविधान के 2 प्रकार से, लिखित और अलिखित। जो अपना भारत का संविधान है वह लिखित संविधान है, भारत का संविधान लिखित संविधान है। ठीक है, और अलिखित में उदाहरण दें तो कौन सा, अलिखित में हो जाएगा ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान जो है कौन सा है, अलिखित माना जाता है। ये छोटे छोटे एग्जामों में टुच्चू मुच्चू होते हैं, या फिर एनसीईआरटी अपन 10th 11th 9th में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी, ब्रिटेन का इतिहास लिखित है या अलिखित है। पहले मौखिक परीक्षा में पूछते थे ना अपने, अलिखित संविधान के कोई एक उदाहरण दो तो ब्रिटेन का हो जाएगा, और लिखित का भारत का हो जाएगा। ठीक है, और भारत का संविधान जो है लिखित है, और ये विश्व के अंदर सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान माना जाता है।
कौन सा? भारत का संविधान सबसे बड़ा विश्व के अंदर लिखित संविधान है। ये इसकी मेन पॉइंट है। कौन सा? विश्व के अंदर भी इसका, विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान, विश्व में लिखित संविधान सबसे लंबा कौन सा है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारत का संविधान सबसे लंबा माना जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी क्या थी कि इसके अंदर इसके विकास के क्रम को बात कर रहे थे। तो इसके विकास के क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो इसके कुछ एक इतिहास के बारे में फैक्ट है। तो पहला फैक्ट अपना कौन सा रहेगा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, कौन कौन सा लिखते हुए देखते हैं। ऐसे तो बहुत से एक्ट हैं इनके जिनके जो निर्माण है, संविधान सभा का जो विकास है इसके इतिहास के अंदर आए थे। लेकिन अपने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कर लेते हैं जो डायरेक्टली एसएससी एग्जाम के अंदर हिट कर रहे हैं। अपना मेन फोकस एसएससी एग्जाम का रहेगा। जीके जीएस वाला पोर्शन मैं गारंटी लेता हूँ आप क्लासों को फुली डिसिप्लिन डेडिकेशन के साथ देखोगे ना कंटिन्यू। ठीक है, आप डेली देखा करो, कंटिन्यू क्लास को मिस मत किया करो। कोई भी क्लास रह जाती है तो कोई बात नहीं, अगले दिन देख लिया करो। जरूरी नहीं कि आप कंटिन्यू उसी दिन उसी टाइम पर मेरी में ही देखो, लाइव देखो बैठ के, कोई जरूरी नहीं है। देखा करो जरूर, चाहे एक दिन बाद 2 दिन बाद, काम हो करना पड़ता है, जरूरी है वो भी, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। कौन सा? पहला अपना विकास के इतिहास में पहला रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। भारतीय संविधान ये मिटा दिया ऐसे ही। कौन सा? पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, पहला ये। दूसरा इसके बाद विकास के आगे के क्रम है विकास इसका भारतीय संविधान के इतिहास का। दूसरा 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। दूसरा ये। तीसरा कौन सा? 1946 का कैबिनेट मिशन, 1946 का कैबिनेट मिशन। ये करेंगे अपने विकास के बारे में, तीन चरण के बारे में अपने अध्ययन करेंगे इसकी क्लास में। पहला कौन सा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा 1935 का भारत शासन अधिनियम और तीसरा 1946 का कैबिनेट मिशन। ठीक है, इन 3 एक्ट के बारे में बात करेंगे। इनमें क्या क्या बात हुई, कौन कौन सी बैठक हुई, सभाएं हुई, गठन हुआ। तो पहला अपना रहेगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसमें क्या है कि देखो, प्लासी की लड़ाई हुई सबसे पहले। प्लासी की लड़ाई जो 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई हुई, प्लासी की लड़ाई हुई। दूसरा उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, ये 2 हुए, ये आपको पता है दोनों युद्धों के बारे में। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, उसके बाद 64 के अंदर बक्सर का युद्ध हुआ। इन युद्धों में क्या हुआ कि अंग्रेज विजय प्राप्त कर ली उन्होंने, अंग्रेज जीत गए। क्या हुआ? कौन जीते? अंग्रेजों ने विजय हासिल कर ली, अंग्रेज जीते। अंग्रेज के जीतने के बाद उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश के बंगाल के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य कर लिया उन्होंने। बंगाल पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने स्थापित कर दी। अंग्रेज जीतने के बाद उन्होंने बंगाल के ऊपर, बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी उन्होंने। ठीक है, तो और शासन को अनुकूल बनाने के लिए, शासन सभा को अनुकूल बनाने के लिए उन्होंने कई एक्ट स्थापित किए, कई एक्ट लागू किए, जिनके अंदर ये एक्ट अभी जो था ना अपना, वो आगे बात करेंगे। तो ये देखो, पहले अंग्रेज जीतने के बाद उन्होंने बंगाल पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। इस कारण आगे उन्होंने शासन को अनुकूल बनाने के लिए, देश को अनुकूल बनाने के लिए, संविधान को अनुकूल बनाने के लिए कई एक्ट पारित किए। ठीक है, कई एक्ट बनाए उन्होंने अलग अलग, जिनमें पहला एक्ट क्या था कि 1774 ईस्वी के अंदर, 1774 ईस्वी में कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया।
1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जिसमें पहला मुख्य न्यायाधीश, जिसमें पहला मुख्य न्यायाधीश कह सकते हो, क्योंकि सबसे पहले 1774 के अंदर ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, यानी कि प्रथम थी। उसका मुख्य न्यायाधीश जो भी बनेगा वो प्रथम ऑटोमेटिक होगा, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। जो इसका था पहला ना लिखे सीधा लिखेंगे पहला, जिसमें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? एलिजा एम्पे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे। कई बार इनको इस तरह ना लिख के क्वेश्चन इस तरह बन सकता है कि सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो उसका क्या आंसर होगा? एलिजा एम्पे। या इस तरह कह सकते हैं 1774 के अंदर, या ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है अभी कब बना, तो 1774 ईस्वी के अंदर कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसके अंदर इसका मुख्य न्यायाधीश किसे चुना गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एलिजा एम्पे को इसका मुख्य न्यायाधीश चुना गया था। ठीक है, ये है विकास के सीढ़ियां मानी जाती है, संविधान के विकास की सीढ़ियां मानी जाती है। ठीक है, 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें ये फैक्ट रहेंगे कौन कौन से, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसके अंदर 1757 के अंदर प्लासी की लड़ाई और 64 के अंदर बक्सर का युद्ध होने के बाद अंग्रेजों ने विजय हासिल की। विजय हासिल करने के बाद उन्होंने क्या किया? बंगाल के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने के बाद देश को अनुकूल बनाने के लिए, शासन को अनुकूल बनाने के लिए कई एक एक्ट लागू किए, जो कि संविधान के विकास की सीढ़ियां मानी जाती है। संविधान के विकास की सीढ़ियां मानी जाती है, जिनके अंदर पहला, संविधान के विकास की सीढ़ियों में पहला एक्ट कौन सा रहेगा? 1776 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 74 के अंदर क्या हुआ कि कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश किसे चुना गया? जिसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे माने जाते हैं। ठीक है, ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा कौन सा एक्ट था? 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम में क्या किया गया कि इस अधिनियम में 1935 जो दूसरा अपना एक्ट रहेगा, एक्ट तो बहुत थे इसके अंदर, 5, 10, 15 ऐसे माने जाते हैं विकास के इतिहास में, भारतीय संविधान के विकास के इतिहास में, लेकिन अपने 3 करेंगे मुख्य पॉइंट, जहां से अपने डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से निकलेंगे जहां तक संभव हो सके, यदि सौभाग्य अच्छा रहा तो। दूसरा कौन सा? 1935 का 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम। का भारत शासन अधिनियम इसका रहेगा, जिसके अंदर क्या हुआ कि इस अधिनियम में भारत को या म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। ये कह सकते हैं भारत को म्यांमार से अलग नहीं, बल्कि म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। 1935 के इस अधिनियम में यही एक्ट रहता है। कौन सा? कि इस अधिनियम में क्या गया? म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, ये थे इसके अंदर 1935 के एक्ट के अंदर भारत शासन अधिनियम था। तीसरा अपना कौन सा था? 1946 का कैबिनेट मिशन। उससे 1946 के कैबिनेट मिशन से पहले आपको कुछ एक क्वेश्चनों का आंसर बताओ, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि जैसे अब क्लास स्टार्ट हुई है, आपको पता है मैं करवा रहा हूँ थ्योरी कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहा है इसके अंदर, सारा कुछ थ्योरिकली पार्ट हो रहा है अपना। जो बच्चा जीरो से करना चाहता है वो भी कर सकता है इस क्लास को अटेंड करेगा, तो उसका भी बेसिक थोड़ा स्ट्रांग होगा। वो बेसिक से कर रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं जिनका फोन कॉल आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप क्वेश्चन करवाओ, कोई भी टॉपिक हो, किसी भी हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दो आप उनके। भाई साहब मैं क्वेश्चन तो करवा सकता हूँ, लेकिन उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट उनका कब क्लियर होगा? जब बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन फिर रट्टा मारने की जरूरत होगी। जब तक पहले आप, मेरा तो ये मानना है कि पहले आप बेसिक स्ट्रांग करो, आप खुद का बेसिक स्ट्रांग होगा, फिर आप हाई लेवल की बुकें उठाओगे। नहीं तो अपने इन क्वेश्चनों की जो टेस्ट सीरीज यानी कि जो प्ले लिस्ट है, जो भी अपने करवा रहे हैं अभी, ये बेसिक के है ओनली। ठीक है, ये प्ले लिस्ट होगी। ये प्ले लिस्ट कंप्लीट होने के बाद
फिर अपन एडवांस लेवल की करेंगे। जो भी टॉपिक होगा यही सेम टॉपिक होंगे, यही सेम टॉपिक थोड़े हाई लेवल के करेंगे, बड़ी बुक के करेंगे। क्लास वाइज जरूर होगी, आपको हर कुछ जो भी आप कंटेंट चाहोगे ना वो मिलेगा। बस थोड़ा सा आप कनेक्टिविटी रखो, खुद की कनेक्ट रखो आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा। और यदि आप और क्लास को आप शेयर भी किया करो क्लास को, ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट होगा तभी चैनल आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, यदि आपका सपोर्ट रहा तो ये बेसिक वाला प्ले लिस्ट कंप्लीट होने के बाद जो भी अपने आर्ट फैकल्टी के सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी वाले, फिर करंट अफेयर्स को क्लास चल ही रही है आपकी, रवि बिश्नोई सर की करंट अफेयर्स की डेली क्लासें होती है। ठीक है, वो तो आपको पता है हर कंपटीशन एग्जाम के लिए ज़रूरी है, वो आप लगाया करो क्लास को, चाहे कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या खुद के एप्टीट्यूड के लिए भी वो ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक सी चीज़ें हर कोई चलता फिरता पूछ लेता है। हाल ही में ये हुआ है, चंद्रयान 3 हुआ, चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थान को किस नाम से जानते हैं, ऐसे ऐसे बहुत क्वेश्चन है जो जनरल जो न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं उनको पता है, न्यूज़ देखते हैं उनको पता है, लेकिन आपसे पूछ ले तो पता नहीं होता। इस कारण वो क्लास होती है 20-25-30 मिनट की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट की होगी। समय निकाल कर जरूर उस क्लास को आप देखा करो, जो भी आपका फैक्ट है वो क्लियर होंगे। ठीक है, जो हाल ही के अंदर क्या चल रहा है करंट के अंदर उसका भी नॉलेज बढ़ेगा। उसके अलावा जो आपके जो बेसिक मतलब चीज़ें थ्योरिकल पार्ट है वो मैं आपको करवा ही रहा हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी वाले। ठीक है, और ये हो गया। और तो जिसमें से अपने पहले हिस्ट्री वाले जो प्राचीन भारत के इतिहास उसको पहले अपने कंप्लीट कर लिया था, कुछ एक रह गए थे उनके अपन डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें थोड़ा कचरा सा ज़्यादा हो जाता है और उसमें से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, तो उसमें से अपने डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नहीं तो सर करवा देंगे, नहीं तो मैं कैद करवा दूंगा आपको। बस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि करवाने या नहीं करवाने, उससे रिलेटेड आपको एक सेशन आएगा, सारे क्वेश्चन करवा देंगे। बाकी अभी अपने भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान वाले कर रहे हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद देखेंगे जियोग्राफी वाले चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज अपने कौन सा भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था था। इनके अलावा अभी जैसे अब ये हुआ, अब आप कुछ एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। आप जैसे कुछ एक बच्चे कह रहे थे ना डायरेक्टली क्वेश्चन कराओ, अभी टॉपिक चल रहा है, टॉपिक की मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँ तो आप बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक करवाने के बाद क्वेश्चन करवा दोगे, आप खुद लगाओ, यदि प्रैक्टिस सेशन लगाओगे तो भी आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन हाँ ये था ये था। याद नहीं आएगा, मतलब डायरेक्टली आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन ये तो हाँ याद रिवाइज दिमाग में तो कुछ होगा। ठीक है, ये होता है सिस्टम। अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, जैसे आप क्वेश्चन करना, कुछ एक क्वेश्चन बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन, उनको आप ढूंढ के आंसर गूगल पे सर्च मारना, चाहे बुकों में देखना, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे फरोलोगे नहीं ना, क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं मिलेंगे, दिमाग में छपेगा नहीं वो चीज़, इस ऊपर वाले माले में कुछ नहीं आएगा। तो आप कुछ एक क्वेश्चन, पहला तो ये बताओ आज अपना तो भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था वाला चल रहा है, तो ये बताओ भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, इन क्वेश्चनों के आंसर बताना, स्क्रीनशॉट ले लेना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार के रिट का उल्लेख किया गया है, कितने प्रकार के रिट का उल्लेख किया गया है, एक तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका आप आंसर देना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कितने प्रकार के रिट का उल्लेख किया गया। दूसरा सुप्रीम कोर्ट की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश बताओ, प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है। एक तो ये आंसर बताना है, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है। दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा इसी में से, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है। क्या रहेगा इसमें, ये तो न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश है, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन है। ये थे आपका कुछ एक 3 क्वेश्चन, जैसे अपने हर क्लास के अंदर ये करेंगे, जैसे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना उनको करते जाएंगे, ताकि जो कह रहे थे ना बच्चे भी आप क्वेश्चन करवाओ, उनके लिए भी फायदा होएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, और जो टॉपिक वाइज कह रहे थे जिनको रियल में जरूरत है अभी ये कॉन्सेप्ट कर रहे हैं वो भी अपने कर ही रहे हैं वो तो। ठीक है, मेरा तो मानना ये तो भी टॉपिक करें, क्योंकि क्वेश्चन करें अब ये होता है, अब पता नहीं होता ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लो होता है, लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे बीच बीच में। तो ये अब 3 क्वेश्चनों का आंसर जरूर बताना कि अनुच्छेद में कितने प्रकार का रिट का, स्क्रीनशॉट ले लो,
ठीक है, ये सेम है इसका। इन क्वेश्चनों के आंसर बताने के बाद ये हो गया अपना। अब ये बताओ आप, पीर पंजाल रेलवे सुरंग कौन से राज्य के अंदर है? एक इस आंसर को बताऊं, इसका आंसर जरूर बताना आप। पीर पंजाल रेलवे सुरंग क्या था? पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल रेलवे सुरंग, पीर पंजाल रेलवे सुरंग कौन से राज्य में? यहां राज्य बताना है, ठीक है। पीर पंजाल रेलवे सुरंग कौन से राज्य में है? इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताओगे, पीर पंजाल कौन से राज्य में है। दूसरा, अटल सुरंग कौन से राज्य में है? ये इन सुरंगों के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज हो ही जाए। अटल सुरंग, अटल सुरंग कौन से राज्य में है? तीसरा, जोजिला सुरंग, जोजिला सुरंग कौन से राज्य के अंदर है? इन 3 क्वेश्चनों के आंसर, इन तीनों सुरंगों के बारे में आप आंसर जरूर बताओगे, ठीक है। यहाँ पर एक ये भी कह सकते हो इंपॉर्टेंट आप, जैसे चंबा सुरंग, कौन सा? चंबा सुरंग, चंबा सुरंग कौन से राज्य में? इन 4 सुरंगों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 ऐसे 1 2 3 4 करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर रहना चाहिए, ताकि बच्चों को, मतलब मेरे को खुद को पता चले भी कौन कौन से है मेरे भाई बंधु जो क्लास को कंटिन्यू देख रहे हैं, जो रियल में मेहनत कर रहे हैं, इन क्वेश्चनों के आंसर बता रहे हैं, ठीक है। इन 4 क्वेश्चनों के आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अब अपना आप कौन सा चल रहा था अपने टॉपिक उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। 1935 का भारतीय संविधान क्या था? भारत शासन अधिनियम 1935 वाला वो हो गया था। अब बात करते हैं 1946 का कैबिनेट मिशन, 1946 का कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन वो आपने पहले वाले क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? यदि आप स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो उसका बैक करके आप एक बार स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चनों का, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पहले वाले जो था ना वो क्वेश्चन थे वो भी इंपॉर्टेंट है, और वो जो अब करवाए हैं 4 वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं 1946 के ईस्वी के कैबिनेट मिशन के बारे में। तो इसमें क्या हुआ कि जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन में, जुलाई 1946 में, 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन ने एक सभा का, संविधान सभा में एक गठन किया। कैबिनेट मिशन ने, कैबिनेट मिशन ने एक सभा का गठन, संविधान में एक सभा का गठन किया, सभा का गठन किया, जिसमें क्या था कि संविधान में एक गठन किया जिसमें सदस्यों की संख्या, मतलब कैबिनेट मिशन ने एक संविधान में सभा का गठन किया जिसके अंदर सदस्यों की संख्या मानी जाती है संविधान सभा का गठन किया था, होगी बात। संविधान सभा का गठन किया जिसमें संविधान सभा में सदस्यों की संख्या, कुल सभा का गठन किया किसमें? संविधान सभा में, सभा का गठन किया संविधान सभा में, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या 389 मानी जाती है, कुल 389 सदस्य माने जाते हैं, ठीक है। जिनमें से 292 सदस्य, जिनमें से 389 में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। कौन से थे? ब्रिटिश प्रांतों के, ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि कितने में से? 389 में से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि से, ठीक है। और इनमें से 93 सदस्य देशी थे, देशी रियासतों के सदस्य थे, देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, ठीक है। और इनमें से 4 चीफ कमिश्नर थे, 4 चीफ कमिश्नर। कितने में से? 389 में से 292 तो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 4 चीफ कमिश्नर थे और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ये थे अपने
389 सदस्यों में से इस प्रकार के सदस्यों की संख्या बंटी हुई थी। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कैबिनेट मिशन 1946 के अकॉर्डिंग है कि 292 ब्रिटिश प्रांतों के थे, 93 देशी रियासतों के थे और 4 चीफ कमिश्नर माने जाते हैं। ठीक है, अब संविधान सभा के संबंधित अपने सभा यानी गठन के बारे में बात कर लेते हैं कि संविधान सभा में संबंधित गठन कौन कौन से हैं, जिनमें बैठक कौन कौन सी हुई, बातचीत हुई, जिनमें से 3 इंपॉर्टेंट है वो आप याद रखना। 3 तारीख कौन कौन सी है। पहली संविधान सभा, यार ये कम है ना, चलो इसमें डाल ही लेते। संविधान सभा के बारे में 3 तारीखें इंपॉर्टेंट मानी जाती है। कौन कौन सी, नोट करना आप अभी। पहली 9 दिसंबर 1946, 9 और 2 11 हो गए, ये 13 ये मेरा, इस तरह आप याद रखना। संविधान सभा से रिलेटेड कौन कौन सी, पहले आप ये देखो 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, उसके बाद 11 दिसंबर 1946, 9 2 11 हो गए, बाकी सब 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, इस तरह की 3 डेट है। ठीक है, अब बात करते हैं 3 डेटों में क्या क्या हुई। 9 दिसंबर 1946 की प्रथम बैठक हुई संविधान सभा की। क्या हुई इसमें, प्रथम बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, जिसके अंदर क्या हुआ कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष मान सकते हो, अस्थायी अध्यक्ष किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, ये था 9 दिसंबर की तारीख के अंदर, 9 दिसंबर 1946 में प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया था। ठीक है, अब बात करते हैं 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को क्या विशेष था कि 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य चुना गया था। 9 दिसंबर को तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया था 2 दिन के लिए। उसके बाद 11 दिसंबर को फिर से बैठक हुई, जिसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, ये था दूसरा। पहला में तो ये था 9 दिसंबर 1946 में प्रथम बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, अब बात करते हैं 13 दिसंबर, 2 दिन बाद फिर क्या हुआ विशेष। 2 दिन बाद ये विशेष था कि कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। जिसके अंदर क्या हुआ कि संविधान की जो मेन बात थी, संविधान की विकास निर्माण की जो कार्रवाई थी वो प्रारंभ हुई थी। क्या थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, जिसके अनुसार उद्देश्य पारित करने के जस्ट बाद संविधान सभा की जो मेन कार्रवाई है उसके विकास के निर्माण की यहीं से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो आज के सेशन के अंदर अपने यही था कि पहले अपने कौन से उसके संविधान के विकास के इतिहास के बारे में जाना था कि उसके निर्माण के कारण, उसकी बैठकों के लिए कितनी बैठक हुई थी, कौन कौन से एक्ट थे। ठीक है, और अंत में क्या हुआ कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, जिसके अनुसार संविधान के निर्माण की जो मेन कार्रवाई थी वो प्रारंभ मानी जाती है। कौन सी, इसके मेन यही थी 13 दिसंबर 1946 को, हर 2 दिन बाद में इसका बैठक हुई थी, हर 2 दिन बाद, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर को। 9 दिसंबर में तो वही हुआ कि इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था,
और 2 दिन जस्ट बाद इसका राजेंद्र प्रसाद को इसका 27 सदस्य बनाया गया था। ठीक है, और 27 सदस्य बनाने के बाद ही 13 दिसंबर 2 दिन बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया और फाइनल किया कि अब से संविधान सभा की जो मेन कार्रवाई है वो प्रारंभ की जाए। ठीक है, इसकी जो कार्रवाई है प्रारंभ की गई। कार्रवाई शुरू कब हुई? संविधान सभा के निर्माण से संबंधित, तो उसका आंसर क्या होगा? 13 दिसंबर को। ठीक है, आज के सेशन में इतना करेंगे कि इसकी कार्रवाई प्रारंभ कहां तक कैसे हुई, इसका क्या इतिहास रहा, और आगे के लेक्चर क्लास के अंदर अपने क्या करेंगे, इसकी जो मेन कार्रवाई होने के बाद का निर्माण कैसे हुआ, कितनी बैठकों में हुआ, इसके अनुच्छेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। बाकी अपने कॉन्सेप्ट वाला थ्योरी वाला पार्ट इसी की क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास आपकी रवि बिश्नोई सर की रहेगी, जिसके अंदर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड और स्टैटिक जीके से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।